आज हम अपनी पॉलिटी वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ जीएस में अपना पैरेलली लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो चल रही है, हमने अभी एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा है और मेडिवल पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब इसमें मॉडर्न बच रहा है, तो मॉडर्न और ये जो पॉलिटी है ये हम साथ साथ चलेंगे, ठीक है। सैटरडे वाली जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम ये मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और साथ में पॉलिटी करेंगे। तो अगर हम तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब कभी भी पॉलिटी की बात आती है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा पॉलिटिकल सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शासन प्रणाली। तो पॉलिटिकल सिस्टम से क्या तात्पर्य होता है? पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई देश है, तो कोई भी देश होता है तो वहाँ पे एक सरकार की प्रणाली होती है, जो सरकार हम लोग खुद बनाते हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक अच्छे एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या कर सके, रन हो सके। प्रॉपर ऑर्डर में किसी भी सोसाइटी को प्रॉपर ऑर्डर में रन करने के लिए वहाँ पे एक सरकार का सिस्टम होता है। जब भी आप वर्ड सरकार का यूज करते हो, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, तो जब भी हम गवर्नमेंट वर्ड का यूज करते हैं तो सरकार में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक आ जाता है कि हमारा सरकार के मेनली 3 ब्रांच होते हैं, इन्हीं सब को हम डिटेल में पॉलिटी में पढ़ेंगे। जिसमें हम जो भी आप नॉर्मल यूज में करते हो, तो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका होती है, जिसके अंतर्गत ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह आते हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव, जिनका काम क्या होता है, पार्लियामेंट में कानून बनाना जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा हो। और तीसरी होती है जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कामों को अच्छे से देखना और ये देखना कि क्या वो सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का या शासन प्रणाली का मतलब यही होता है कि वहाँ पे सरकार की क्या प्रणाली है, यानी सरकार किन लोगों द्वारा चलाया जाएगा, कौन कौन लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, ये सरकार को कौन कौन चुनेंगे, या सरकार के पदों पे प्रिसाइड करने के लिए कौन कौन से लोग उस पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। और अगर कोई गलत ढंग से चुना गया तो उसको हटाएंगे कैसे। तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि उस देश का शासन प्रणाली कैसा है, इसके बारे में पता चलता है। साथ में ये भी हमें पता चलता है कि उस देश का एक्चुअल कैरेक्टर कैसा है। जैसे आप जब इंडिया के प्रियम्बल आप पढ़ते हो, तो प्रियम्बल में कहते हो इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। इन प्रियम्बल में लिखा है इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी और सोवरेन मतलब संप्रभुता। इन एक एक वर्ड को हम अभी मतलब इनका देखेंगे डिटेल में आगे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये सब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और तो एक तरीके से जो भी किसी देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम शासन प्रणाली होती है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, उसमें उस देश का ट्रू नेचर भी पता चलता है। साथ में ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग, मतलब कि सरकार में कौन लोग होंगे, कौन चुनेंगे और कौन सरकार बनाएंगे। तो जब भी हम किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम वहाँ के टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं और अलग अलग टाइप के लोग कौन कौन से शासन प्रणाली वगैरह चलाएंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जाने से पहले कुछ हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लें तो हमारा साथ थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छी से खासी रहेगी। जैसे एक टर्म बार बार यूज होता है हमारा, एक वर्ड बार बार यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, संविधान बोल देते हैं। तो संविधान क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। देखो, अगर हम बेसिकली एक लेमैन लैंग्वेज में कहें तो किसी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता है, उस संविधान का काम ये होता है कि संविधान एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है हमारा? डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि यही सब लिखा होता है जो मैंने बताया था उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और उसके नेचर के बारे में कि वो देश किस टाइप का है। जैसे जब आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो इंडिया में पता चलता है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब पंथ निरपेक्ष कंट्री है। या इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी कंट्री है। या इंडिया एक सोवरेन कंट्री मतलब संप्रभु कंट्री है। या इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की संसदीय प्रणाली है। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं।
और ये नेचर बताती है। और सेम तरीके से टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बता देती है कि वहाँ पे क्या मोनार्की है या डेमोक्रेसी है। जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र होता है जिसमें हेरिडेटरी पोस्ट होता है। और जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है, पब्लिक के लिए ओपन होता है। जैसे एक वर्ड आएगा आगे रिपब्लिक करके। तो किसी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं कहूँ तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार, किसी देश की सरकार की प्रणाली के बारे में, गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, प्लस उस देश का नेचर क्या है, टू करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब पॉलिटिकल फॉर्म में ये दो चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा ही समझो कि जैसे अगर हम फुटबॉल का खेल खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का खेल हो गया, इससे चाहे क्रिकेट का खेल को लो, क्रिकेट इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। तो जैसे हम कहते हैं क्रिकेट की बात आती है, तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे डकवर्थ लुइस रूल्स हो गया, या फिर कवर रन का रूल अलग हो गया, नो बॉल का रूल हो गया, ठीक है। तो हर गेम का अपना कुछ रूल्स होता है। ये रूल्स कहीं पे एक लिखे होते हैं, और दोनों, और जो भी दो पार्टी होती है, जो दो टीम होती है, टीम 1 और टीम 2, इनको ये मानना होता है। और ये मानना ही नहीं इसीलिए कि इसी के, और ये दोनों लोग मान रहे नहीं इसके लिए कि इसका प्रोविज़न होता है, अंपायर का प्रोविज़न होता है। तो किसी भी, जिस तरह किसी भी गेम को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे तो उस गेम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेम तरीके से किसी भी देश को चलाने के लिए एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो चीज़ें लिखी रहेगी कि सरकार के क्या अधिकार हैं, सरकार के पास कितने पावर्स हैं। ऐसा तो नहीं सरकार जनता का एक्सप्लॉयटेशन ही करने लगे। जैसे अभी आप म्यांमार में देख रहे हो, म्यांमार में क्या हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में को क्या हो गया कि वहाँ की मिलिट्री ने कूप कर दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला गया, वहाँ की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चला गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम क्रिकेट के खेल के लिए जो रूल्स होता है वो एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है और दोनों को फॉलो करना होता है, सेम तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है वो सरकार को फॉलो करना होता है। सरकार मतलब जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, यानी ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो भी हमारे लेजिस्लेटिव यानी जो हमारे एमपी और एमएलए होते हैं, या फिर जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। तो ये तीनों लोगों को फॉलो करना होता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस देश के नेचर के बारे में और उस देश की सरकार की प्रणाली के बारे में लिखा होता है, और वहाँ की देश की सरकार वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मांगती है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स्ड हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो समय, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जनता की ज़रूरतें क्या होती है, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो उन बदलते नीड को फुलफ़िल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होना चाहिए, अमेंडमेंट होते रहना चाहिए, यानी सुधार होना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं और थोड़ा सा रिजिड भी बनाते हैं। मतलब इतना आसान भी ना हो कि उसको हमेशा जब मर्जी तब चेंज कर दिया, और इतना रिजिड भी ना हो कि उसमें ज़रूरत के अनुसार की चीज़ें चेंज ना हो पाए। जैसे अभी आपको पता होगा कि इंडिया में जीएसटी बिल आया था, तो जीएसटी बिल में क्या हो गया, जीएसटी जब आया तो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे चले गए। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना पड़ा। किस आर्टिकल में, एक हमारा अनुच्छेद होता है 239 ए में, 279 ए में। तो सेम तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और रिजिड भी होना चाहिए। तो बेसिकली मोटे तौर पे अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, सरकार की प्रणाली, किसी देश में सरकार की कैसी प्रणाली है, सरकार कैसी चलती है। दूसरा क्या मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, और जिसमें सरकार के बारे में और उस देश के कैरेक्टर के बारे में पता होता है। जब आप कैरेक्टर का मतलब है, नेचर का मतलब वही जो हमें हमारे प्रियम्बल में लिखा गया, इसको हम अभी डिटेल में एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, प्रियम्बल में हमारे क्या लिखा गया प्रस्तावना में। और तीसरा क्या है मैंने बताया, तीसरा टॉपिक क्या होता है, मैंने गवर्नमेंट की बताया कि सरकार, जो आप सरकार बार बार यूज करते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। तो गवर्नमेंट में बेसिकली कौन कौन होते हैं, गवर्नमेंट में बेसिकली ये 3 लोग होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक वर्ड, अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट वगैरह कैसे हुआ है, और साथ में इसके साथ में हम फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे फिर प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक चीज़ें, प्रियम्बल होता क्या है मैं ये बताऊंगा, फिर प्रियम्बल में क्या लिखा है ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको।
थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, अगली बार बड़ा हो जाएगा, तो अभी एक क्लास के लिए इसको हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो आपने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो इंडिया में जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री के 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं यूरोपियन का। देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली वेस्टर्न से आया था, क्योंकि जब जो सबसे पहली डेमोक्रेसी उसी साइड में आई थी। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी जो जो 1600 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, वही अंग्रेजों वाली कंपनी जिसके थ्रू। तो इस 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। तो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे इंडिया में अगर आप मैप वाइज देखोगे तो इंडिया के ये क्या करते थे कि यहाँ पे कालीकट में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर उसी के रूट के थ्रू, ठीक है। अब इधर इस समय यहाँ पे मुगल डायनेस्टी थी, जहांगीर का समय चल रहा था, जहांगीर और फिर सॉरी वो हाँ जहांगीर और शाहजहाँ, उसके बाद शाहजहाँ आएगा। तो यहाँ पे जो वास्को डिगामा आया था, जो पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा हमारा आया 1498 में आया, और इसके बाद फिर कई सारे हमारे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर दानिश आए, ठीक है। तो ये कई सारे लोग यहाँ पे साउथ इंडिया में आते रहे और धीरे धीरे ऊपर जाने स्टार्ट करने लगे। तो आपको पता होगा कि जब ये बाद में ये आपस में जितने भी यूरोपियन पावर्स आए थे, पुर्तगालीज हो गए या फिर ईस्ट इंडिया फ्रेंच हो गए या फिर अंग्रेज हो गए, उसमें बाद में एक ही मेजरली टिके, और जो कौन थे, हमारे अंग्रेज थे, जिन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया और इंडिया पे शासन किया, इंडिया को एक कॉलोनी बनाया इन्होंने अपना। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने ही इंडिया को मेनली कॉलोनी बनाया, और बाकी धीरे धीरे सब क्या हो गए, कॉलोनी को हिंदी में मतलब क्या होता है, उपनिवेश का मतलब होता है इसका, उपनिवेश। बाकी के सब लोग क्या हुए कि इन्हीं से आपस में कंपटीशन होता था ट्रेड करने के लिए। तो बाद में अंग्रेजों ने सबको हटा दिया और खुद अंग्रेज इंडिया पे शासन करने लगे। तो इंडिया में स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, इसको बना के किसने भेजा था, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया भेजा था व्यापार करने के लिए, और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होती थी वो प्रॉफिट के थ्रू क्या कर, वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या जाता था, ब्रिटेन की महारानी मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में चलता रहा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि इसी 1600 ईस्वी से ही आप मान लो मोटे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 ईस्वी तक, 1600 से 1773 आप देख लो 173 ईस्वी तक, 173 साल हो जाता है लगभग। तो इतने साल तक कंपनी ही इंडिया पे शासन करती रही, थोड़े थोड़े इन्होंने अपना पावर बढ़ाते रहे और करते रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी के जो प्राइवेट जो ऑफिसर्स होते थे ना, वो ढेर सारे करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो गए, ढेर सारा वो करप्शन वगैरह इन्वॉल्व होने लगे। तो धीरे धीरे क्या होना, कंपनी घाटे में चलने लगी, लेकिन उसके जो ऑफिसर थे वो फायदे में रहते थे ढेर सारी। तो इससे क्या होता था, अब कंपनी घाटे में जाती थी, तो कंपनी घाटे में अगर है तो कंपनी के से जो प्रॉफिट का शेयर होता था ब्रिटेन की महारानी को कम जाता था। तो उनको लगा कि इस कंपनी को अगर इंडिया में ऐसे रहा तो फिर ये तो फिर धीरे धीरे इंडिया को ही लूज कर जाएंगे हम लोग, अब इंडिया पर से कंट्रोल ही हट जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कई सारे एक्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट से एक्ट बना के इंडिया में भेजे जाते हैं। तो ये एक्ट धीरे धीरे यही फॉर्म लेके इंडिया में आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। तो जैसे 1773 में आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आएगा, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते थे कि मेनली जो कंपनी के प्राइवेट ट्रेडिंग होती थी, जो ऑफिसर वगैरह करप्शन में इन्वॉल्व रहते थे, उनके इस एक्ट के थ्रू उसको इन्होंने कम करने की कोशिश किया। उसके बाद हमेशा 10-20 साल पे एक एक्ट इनके आते रहते हैं। 1784 आएगा तो इसमें पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, ठीक है। और 1784 के बाद ऐसे 1992 में आएगा एक्ट आएगा
पिट्स इंडिया एक्ट में आप देखोगे, इसमें ये हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्होंने कंपनी को दो पार्ट में बांट दिया, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता था, ये कंपनी के कॉमर्शियल मैटर को देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कॉमर्शियल मैटर को देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज जो ये, क्योंकि ये इंडिया पे कंट्रोल बढ़ाते जाते रहते हैं, तो जो पॉलिटिकल वाला सिस्टम था वो ये वाला से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखने के लिए दिया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के कॉमर्शियल मैटर को देखता था, जो भी हमारी कंपनी होती थी उसके कॉमर्शियल मैटर को देखता था ये। तो ये हमारा बोर्ड, तो ऐसे कई सारे एक्ट आएंगे। अभी 1784 हो गया, 1892 हो गया, फिर 1813 में आएगा एक एक्ट आएगा, ठीक है, 1833 आएगा, और ऐसे ऐसे 1857 तक आएगा। आपको याद होगा ये वाला डेट, सिपाही रिवोल्ट था, 1857 वाला जो विद्रोह था। तो यहाँ तक इनका एक्ट आता है, और यहाँ तक कंपनी इंडिया पे शासन करती है, और उसके बाद इनको लग जाता है कि अब चूँकि यहाँ पे कंपनी के विरुद्ध इंडिया में विद्रोह होने लगता है, मंगल पांडे वगैरह की स्टोरी आपने सुनी रखी है। तो इसके बाद क्या करती है कि ब्रिटेन सोचता है कि अगर अब कंपनी के हाथों में रहा तो हम इंडिया को लूज कर जाएंगे। तो उन्होंने अब ये एक्ट बनाना छोड़ दिया, और अब कहा कि इन्होंने एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम क्या था, यहाँ हम 1857 तक आ गए हैं। 1858 में जब 1857 वाला रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद 1858 में एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये अपने इन्होंने खुद कहा कि इंडिया में सुशासन ले आएंगे, पर इंडिया में थोड़ी ना गुड गवर्नेंस, ये तो अपने शासन के लिए लेकर आए थे। क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ से क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन जो था उसने अपने पूरा पावर अपने अंदर में ले लिया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। आपसे क्या हुआ, इंडिया पे शासन कौन करने लगा, ब्रिटेन की सरकार करने लगी। इससे पहले भी सरकार ही करती थी, लेकिन वो कंपनी के थ्रू करती थी। तो अब इन्होंने ब्रिटिश यानी ब्रिटेन सरकार डायरेक्टली इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और अब ये फिर 20-20 साल पे 20-20 ईयर्स पे एक एक्ट लेकर आएंगे जो 1947 तक आएगा। और 1947 में इसका ये एक्ट क्या आते थे, ये एक्ट आते थे इंडिया को कैसे शासन किया जाएगा। एक्चुअली आपको पता होगा, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है हमारा 1885 में। इससे पहले इंडिया में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट चलता रहता है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इंडिया में स्वतंत्रता की मांग होती रहती थी, तो इसीलिए एक एक एक्ट लेकर आते थे जिसमें थोड़ा थोड़ा पावर देते रहते थे, और मोटिव ये होता था कि थोड़ा पावर देके संतुष्ट कर दिया जाए इंडियन को और हम शासन करते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये पावर छोड़ते छोड़ते 1857 में गांधी जी जब इंडिया 1915 में इंडिया जब गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंटर करते हैं, तो इंडिया का नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट हो जाता है। बहुत सारी जनता इंडिया में क्या करती है, स्वतंत्रता की मांग करती है। तो गांधी जी के इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आने के बाद इंडियन मूवमेंट कैसा हो जाता है, मास मूवमेंट हो जाता है। तब धीरे धीरे अंग्रेजों को एहसास होने लगता है कि अब हम इंडिया में ज़्यादा शासन करेंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी वो 20-20 साल पे एक एक्ट लेकर आते थे और अपनी पावर छोड़ते जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते, अब सपोज करो एक बड़ा सा केक है, अब पहले इन्होंने इतना छोड़ा, फिर इतना छोड़ा, फिर अभी इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, अब धीरे धीरे तो सब खत्म ही हो गया ना, तो बचा ही नहीं कुछ। और क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह लॉन्च हुआ। तो 1947 में जब देश आज़ाद होता है, तो 1947 में इनका लास्ट एक्ट आता है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि लॉर्ड माउंटेन को इंडिया का अंतिम गवर्नर बनाते हैं और इंडिया के पार्टीशन का प्लान दे देते हैं, ठीक है। तो 1947 में ये लास्ट एक्ट था। और इसी एक्ट से एक पहले एक्ट जो आया था वो इम्पोर्टेंट हमें, वो आया था 1935 का, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1947 वाले एक्ट से पहले 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इसमें इन्होंने कई सारे फीचर लेकर आए थे जो हमारे आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बोला जाता है उसका लगभग 60 to 70% जो है इसी एक्ट का कॉपी पेस्ट है। आपने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई जगह से बोरो किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो बोरो किया गया है इसी एक्ट से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। इस एक्ट में कई सारे फीचर्स थे जो हम आज इंडिया में चलते, जैसे इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी।
जो हमारे इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, ठीक है। इसी में ही जो लिस्ट, 3 लिस्ट में जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन में आप 7 शेड्यूल आगे पढ़ोगे, जिसमें हम लोग केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, लेजिस्लेटिव पावर और स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर को और कंकरेंट पावर 3 में डिवाइड करते हैं, उसका भी इसमें डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, ये प्रोविजन भी इस एक्ट में आया था। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो इंक्लूड करके इसमें क्या हुआ था कि कई सारे इन सब चीज़ों का इंक्लूजन था इस एक्ट में। और यही आप आज भी इंडिया का जो हमारा भारत का संविधान है उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। तो मोर आर लेस मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 2-2.5 साल तक काफ़ी मशक्क़त के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, जिसमें अम्बेडकर जी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है उसका 50 से 60% इसी एक्ट से कॉपी पेस्ट था। और ये एक्ट कौन लेकर आया था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट लाई थी इंडिया में शासन करने के लिए, जो 20-20 साल पे एक्ट लाते थे, उसी में से एक एक्ट था। तो आपने देखा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने वही तो बता रहा था, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन जो हुआ है, विकास हुआ है, वो ब्रिटेन ने जो एक्ट लाया था उसी के थ्रू लाया था। और इसके अलावा 50-60% तो यहाँ से आ गया, और बाकी के भी हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीज़ें बोरो की है। जैसे जब हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो वो हमने यूएसए से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से बोरो किया है। तो हमें अलग अलग जगह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको हमने बोरो किया है। और अम्बेडकर जी इसको बड़े गर्व के साथ कहते भी थे कि अगर कोई भी किसी भी देश में अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको अपने देश में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने में क्या खराबी है। तो आपने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ कि ब्रिटेन जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उसी ने जो एक्ट ले आए थे उसी से हमने कुछ चीज़ें ली, और अलग अलग देशों से कुछ चीज़ें लेके 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संविधान। ये हमने देखा संविधान बना कैसे। अब देखो अलग अलग देशों से जो अलग अलग बोरो किया गया, इसी पे क्वेश्चन आते हैं कई सारे, ठीक है। तो वो हम अभी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, और मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, तो अगर कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, आपने कोई नॉवल पढ़ा होता है, तो नॉवल के फर्स्ट पेज क्या होता है, प्रीफेस होता है, जिसमें एक प्रीफेस होता है, जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें 1-2 पेज में बताया होता है राइटर ने इसमें मतलब मेन किस चीज़ के बारे में नॉवल लिखा गया होता है। सेम तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट है, तो उसके भी स्टार्टिंग में एक पेज है जो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, और उसको क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना। तो जैसे प्रीफेस नॉवल के बारे में बताता है कि मेन चीज़ें क्या है, इसी तरह है जो हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना है वो हमारा बताता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं। तो हम प्रियम्बल को एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। आप ऐसा करो कि आप नेट से या जब नेट से इंडिया का प्रियम्बल सर्च करो, और एक एक उसके एक एक मतलब कि एक एक वर्ड को हम अभी एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप उसको एक बार क्या कर लो, पढ़ो। नेट से इंडियन प्रियम्बल ऑफ इंडिया खोलो और एक एक वर्ड को पढ़ो। उसी एक एक वर्ड को देखो, क्वेश्चन एक तो ये आ जाता है कि प्रियम्बल में कौन कौन सा वर्ड है, या फिर उसकी मीनिंग से लेके। तो 2-3 मिनट का टाइम है, आप इसको एक बार कवर करो।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वो पढ़े होंगे। एक इसमें और चीज़ बात करें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 के आसपास स्टार्ट हुआ और 49 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो इसको जो बनाने के लिए जो लोग, एक सभा बनी थी, हमारी असेंबली बनी थी, जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारी संविधान सभा थी या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसी को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो दिया गया था। और इसमें क्या थे कि कुछ लॉयर्स थे इंडिया में, जो उस समय जो मतलब कि जो अंग्रेजों के समय से जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल थे, उन्हीं लोगों का समूह था इसमें। जैसे अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कई सारे लोग थे, लॉयर्स वगैरह अच्छे, उन्होंने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये क्या थी हमारी, ये पार्सली इलेक्टेड थी। मतलब ऐसे मान लो इसमें 100 लोग हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि 100 लोग किसी को उठा के बना दिया, तो इसके लिए प्रॉपर इलेक्शन हुआ था। तो कुछ इलेक्शन हुआ था, पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। और जो इलेक्शन हुआ तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन देखो कैसे था। इंडिया में उस समय 2 टाइप के लोग होते, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस होते थे, जैसे आज तो इंडिया में केवल राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय इंडिया में क्या होते थे, ब्रिटिश प्रोविंस होते थे, यानी ब्रिटिश प्रांत होते थे। और दूसरा क्या होता था, ये राजा रजवाड़े वाले जो वो होते थे, किंगडम वाले, छोटे छोटे किंगडम थे, छोटे छोटे राजाओं का याद है, 565 रियासतें थी। तो ये सारे ये 2 टाइप के लोग थे। तो यहाँ के लोग तो इलेक्टेड हुए थे पार्सली, और यहाँ के लोग क्या हो गए थे, नॉमिनेटेड हुए थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन लोगों ने संविधान बनाया था वो पार्सली इलेक्टेड थी, पार्सली नॉमिनेटेड थे। इसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला था, महिलाओं को भी, निम्न जाति के लोगों को भी, उच्च जाति के लोगों को भी। हालांकि ज़्यादातर कांग्रेस के ही मेंबर थे इसमें, जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में, उसी के ज़्यादा मेंबर थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कई सारी छोटे छोटे कमेटियों में डिवाइड करके बनी थी। इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बन के तैयार किया। और ये बन के कब तैयार हुआ, ये डेट हमें पता होना चाहिए। नवंबर 1949 में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया, यानी स्टेप। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इन्फोर्स लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 में। और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये 3 महीने बाद लागू इसलिए किया गया था, जो कि 1930 में, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, 1930 में 26 जनवरी के दिन ही नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा था, भारतीय स्वतंत्रता के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा करते हुए इंडियन फ्लैग को अनफर्ल्ड किया था, मतलब भारतीय झंडा फहराया था 26 जनवरी के दिन। तो इसीलिए इसी डेट को, इम्पोर्टेंट डेट को ध्यान रखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद भी कुछ महीने वेट किया और 26 जनवरी से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप जब प्रेम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर कई सारे लिखा है गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 में। यानी क्या, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, लेकिन हमने लागू किया 26 जनवरी को। ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में थोड़ी सी बातें। और अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।